तो टॉपर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज के वीडियो में मैं 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ पूरे बुक से, जो कि बहुत इजी है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं। बाकी मैंने पूरी एनसीईआरटी बढ़ा रखी है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर वगैरह सब करा रखा है। लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना कर रहे, और मेरे साथ साथ आप भी कोशिश करें इनका उत्तर देने का। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमसे क्या बोला है कि त्रिभुज एबीसी में कोण सी जो है वो 90 है, tan ए का मान 1/√3 है, तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया, सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखो, हमारे पास एक त्रिभुज है एबीसी, जिसका सी कोण क्या है 90 है। इसका अगर ये सी है तो यहाँ कहीं बी होगा, यहाँ कहीं ए होगा। हमें कोण ए के लिए डाटा दे रखा है, tan ए का मान दे रखा है, क्या है 1/√3। आप जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है कि नहीं। तो ए एंगल के लिए कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब मेरा 1 है और आधार मेरा क्या है √3 है। तो मुझे क्या नहीं मालूम, कर्ण नहीं मालूम। तो ये समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि भैया कर्ण का जो वर्ग होता है वो आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो मेरे भाई, कर्ण मुझे निकालना है। आधार मेरा क्या है, आधार मेरा √3 है ए के लिए, और लंब मेरा क्या है 1 है। तो √3 का वर्ग करेंगे 3 आ जाएगा, 1 का वर्ग करेंगे 1 आ जाएगा। 4 कर्ण मुझे निकालना है, तो कर्ण क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4 का वर्गमूल जो कि होगा 2। जो कर्ण मुझे नहीं पता था वो अब हमें मालूम हो चुका है। ठीक है, वो हमें मालूम हो चुका है। इसका आंसर आई थिंक आएगा 1। ठीक है, चलिए अब वो मुझे क्या निकालना है, यहाँ पर साइन ए निकालना, मैं अलग से निकाल देता हूँ। साइन ए क्या होता है, आप जानते हैं, ट्रिक तो पता होगा ना आपको। लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है साइन, यहाँ से होता है कॉस, यहाँ से होता है टेन, नीचे से होता है कॉसेक सेक कॉट। साइन निकालना है लंब बट्टे कर्ण। तो देखो ए के लिए ना लंब क्या है हमारे पास 1। ठीक है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, और कर्ण फिक्स रहता है। कर्ण कितना है हमारे पास 2। ए और भी चाहिए, यहाँ पे कॉस ए भी चाहिए, कॉस ए। कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। आधार मेरा क्या है √3, कर्ण क्या है 2। उसके बाद अब देखो बी एंगल के लिए भी बात करनी है, तो मैं बी के लिए अलग से चित्र बना लेता हूं यहाँ पर। ठीक है, बी के लिए हम चित्र बना लेते हैं। ये वाला 2 था, ये वाला 1 और ये वाला √3। बी के लिए कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, आधार। ठीक है, हमें क्या चाहिए, कॉस बी चाहिए। कॉस बी आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या है हमारे पास 1, और कर्ण हमारे पास क्या है 2। उसके बाद क्या चाहिए, साइन बी भी चाहिए। साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब मेरा है √3 बी वाले के लिए, और कर्ण मेरा कितना है 2। तो जो चीज़ चाहिए वो मैंने निकाल ली। ठीक है, अब हमें ये मान रखना है, साइन ए का मान है 1/2, कॉस बी का मान है 1/2, कॉस ए का मान है √3/2, और साइन बी का मान है √3/2। गुणा करो, ऊपर ऊपर गुणा करो, 1 एकम 1, 2 दूनी 4। अंडरूट को अंडरूट से गुणा करने पे अंडरूट हट जाता है, तो 3 आ जाएगा, 2 दूनी 4। दोनों के बट्टे में समान है, लॉस ऑफ 4 आ जाएगा। ऊपर जब नीचे समान होता है ऊपर वैसे का वैसा जुड़ जाता है। 3 और 1 4, 4 एकम 4। तो हमें हमारा जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। कितना होगा मेरे भाई, 1 होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, पिछले साल बोर्ड एग्जाम में आया था। अब आते हैं, अगला प्रश्न है, कह रहे निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यिका वर्ग क्या होगा। माध्यक नहीं पूछा, माध्यिका वर्ग पूछा आपसे। तो आपको बारंबारता दे रखी है, कैसे करना है,
तो देखो सबसे पहले ये वर्ग अंतराल लिखोगे, यहाँ पर बारंबारता होगी और यहाँ पर संचयी बारंबारता होती है। ठीक है, सारे क्वेश्चन डिटेल में करा रहा हूँ। यहाँ पे वर्ग अंतराल, बारंबारता और यहाँ पे आती है संचयी बारंबारता। तो जो वर्ग अंतराल है वो हमारा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। संचयी बारंबारता है 4, 5, 13, 20 और 8। पहला वाला वैसे का वैसे लिखते संचयी बारंबारता में 4 और 5 9, 9 और 13 कितना हो जाएगा 22, 22 और 20 कितना हो जाएगा 42, 42 और 8 कितना हो जाएगा 50। इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा 50। ठीक है ना। एफ के कुल योगफल को एन कहते हैं। फिर हमें क्या देखना होता है, एन बट्टा 2, 50 बट्टे 2 यानी कि 25। अब आपको सी एफ में 25 से ज़्यादा ढूंढना है, जो पहली बार आए। ज़्यादा बहुत मिलेंगे लेकिन जो पहली बार ज़्यादा है वहाँ देखो 25 से ज़्यादा कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर 42 में दिख रहा है। तो यहाँ आ जाओगे इसके सीध में। तो हमारा जो माध्यक वर्ग होगा वो कितना होगा 30 से 40। कितना होगा माध्यक वर्ग 30 से 40। 25 से ज़्यादा ढूंढना है। 25 से ज़्यादा को 50 भी है लेकिन जो पहली बार ज़्यादा है ना उसी को लेना है। ठीक है, तो माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा 30 से 40। माध्यक वर्ग का निम्न सीमा पूछ देता तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या है, एल बराबर है 30। इनका अंतर कितना है 30 से 40 10। एफ क्या है, इसी के सीध में एफ मिलता है और जहां से आपने ढूंढा था उसके ऊपर क्या होता है सी एफ होता है। कह रहे हैं इस द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं तो इस के का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। मूल बराबर हो तो क्या होता है, विविक्तिकर का मान 0 होता है मूल बराबर होने पर, जिसका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0। यही होता है। तो देखिए प्रश्न में ए के स्थान पर क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणज 3, एक्स का गुणज क्या है माइनस के 12, बी होता है और सी हमारे पास क्या है अचर पद की, ये यहाँ पर रख दो। बी हमारे पास है माइनस के 12, 4, ए का मान है 3 और सी का मान है के। तो माइनस का वर्ग करने प्लस होता है 12 गुणा 12 144, 4 तियां 12। तो ये माइनस के 12 इधर के क्या हो जाएगा प्लस के 12, ये 12 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में। 12 एक कम 12, 12 दूनी 24। तो के का मान कितना आ जाएगा 12। के का मान कितना होगा मेरे भाई 12 होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और बोर्ड एग्जाम में हर साल आते ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बड़ी से बड़ी लिखा है, यानी कि हमें निकालना है HCF मॉश अप। अगर छोटी से छोटी बोलता तो हमें निकालना होगा लॉस अप। फिर क्या बोल रहे 125 और 70 को विभाजित करने पर क्रमशः 8 और 5 प्राप्त हो। 125 देखो जब भी शेषफल बोलेगा ना तो वो संख्या में घटा देनी होती है, यानी कि 125 में से हमें घटाना है 8, तो आ जाएगा 117। और फिर हमें क्या करना है 70 में से क्या घटाना है 5 घटाना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 65। अभी 70 को देखे मेम्स मैंने देखा था वीडियो में कि एक बाबा जी बोल रहे हैं कि 70 में क्या जोड़ेगी 17 हो जाए, 70 में आ जोड़ोगे तो 17 हो जाएगा। तो पता नहीं उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की है। ठीक है, मजाक सेट क्या हो गया। तो हमें इन दोनों संख्याओं का क्या निकालना है, इन दोनों संख्याओं का हमें निकालना है बड़ी से बड़ी बोला HCF निकालना है। तो हम निकालेंगे HCF गुणनखंड विधि से। तो 117 काटो 3 से कट जाएगा, संख्याओं का योगफल 3 से कटे तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। 3 तिया 9, 2 बचा 3 9 27, 3 एक कम 3, 3 तिया 9। ठीक है, फिर आ जाओ यहाँ पर हमारे पास क्या 65, तो 5 से कटेगा 5 एक कम 5, 5 तिया 15, 13 एक कम 13,
तो 117 को मैं लिख सकता हूँ, 3 कितनी बार है, 2 बार, 13 है 1 बार, और 65 में आ जाओ, 5 है 1 बार, 13 है 1 बार। तो HCF में क्या होता है, जो संख्या दोनों में है, दो संख्या है ना, जो संख्या दोनों में वही लेना है, और जो संख्या दोनों में उसकी न्यूनतम घात ली जाती है। 13 की न्यूनतम घात 1 ही है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 13। 13 वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें इसमें भी भाग चला जाएगा और इसमें भी भाग चला जाएगा, तो इसे बोलते हैं HCF। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, कह रहे चित्र में, ये चित्र आप अच्छे से देखिए, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। चित्र में बिंदु ओ का बिंदु ए तथा पी से देखने पर अवनमन कोणों की माप क्या होगी, ठीक है। अवनमन कोणों की माप क्या होगी ए और पी से देखने पर, अवनमन कोण की माप क्या होगी। तो यहाँ देखो, अवनमन कोण यहाँ बनता है, अवनमन कोण यहाँ बनता है। देखो यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ पे भी वही कोण बनना चाहिए। तो यहाँ पे 45 है, तो यहाँ पे भी कितना होगा, 45। और बाकी इसके और इसके बीच में टोटल कितना कोण बनता है, 90। तो ये 60 हो गया, तो यहाँ कितना होगा, 30, ठीक है। तो 45 और कितना बनेगा, 30 बनेगा। अवनमन कोण कितना बनेगा, ए और फिर बाद में पी बोला है ना, तो ए में बनेगा 45, पी में बनेगा 30, 45 30। कई बच्चे ऑप्शन में 45 60 लगा देते हैं, ऑप्शन में देखो 45 60 भी दिया है ताकि बच्चे गलती करें। आपके गलती में जो मिस्टेक आती है ना, वो एग्जामिनर जानता है और जानबूझ के उसी ऑप्शन को रखेगा यहाँ पर, ताकि आपको लगे बच्चे को कि भाई मैं सही कर रहा हूँ, क्योंकि जो आंसर मेरे मन में आ रहा है वो आंसर यहाँ दिख रहा है, तो मैं सही हूँ। एग्जामिनर चाहता है कि तुम गलती करो, तुम फेल हो, एग्जामिनर चाहता है। तो हमें फेल नहीं, हमें टॉपर बनना है। और टॉपर कैसे बनोगे, जब आप डेली पढ़ाई करोगे, अच्छे से रिवाइज करोगे, हमारे साथ जुड़े रहोगे, डेली वीडियोस देखोगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं यदि ये चीज इसके बराबर है तो x का मान क्या होगा। त्रिज्या गुणा कर दो, x² - 2 एकम x² - 2 और 7 एकम 7, ठीक है। माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 9, x² हो गया 9, वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, +-3। ऑप्शन नंबर ये जो तीसरा है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहे हैं रैखिक समीकरण युग्म x + y = 10 है और x - y = 4 है, तो इसका हल क्या होगा। देखो हमें दे रखा है x + y = 10 और x - y = 4। हल करोगे, जोड़ेंगे तो 2x, 10 और 7 14, 2 7 14, x हमें मिल गया 7, x + y हमारे पास 10 था, x का मान उठाकर यहाँ रख दो, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 7 इधर के माइनस, तो y का मान आ जाएगा 3, x का मान आ जाएगा 7। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 1 नंबर के प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, आसान ही आएंगे, टफ थोड़ी ना आएगा। दिमाग में ये सब हटा दो कि टफ आएगा करके। अगला क्वेश्चन है 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या होगा। तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 3 6, 1 बजा 2 छंग 12, 2 एकम 2, 1 बजा 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 और 3 एकम 3। तो देखो हम 144 को लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, भारत माता की जय जयकार, और 3 की पावर में कितने हैं, 2। कह रहे हैं घातों का योगफल कितना होगा, तो घातों का योगफल 4 और 2 को जोड़ो, कितना आ रहा है, 6। तो घातों का योगफल होगा 6। इसी प्रश्न को घुमा के दे सकता था कि कितनी अभाज्य संख्याएं आपको मिल रही हैं, तो कितनी अभाज्य संख्या मिल रही है, 2। अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण का मूल 6 है, क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया ना यहाँ पे, तो के का मान क्या होगा, यहाँ कहीं पर के, ये के होना चाहिए था, ठीक है। तो समीकरण का मूल क्या होता है, समीकरण को संतुष्ट करता है,
मूल मतलब x का मान हमें 6 दे रखा है, जहां जहां x है वहां वहां क्या रखो, 6 रखो। तो 6 छंग 36, 4 छंग 24, तो कितना आ जाएगा 12 प्लस के बराबर 0। तो प्लस के 12 उधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 12। तो के का मान क्या आ जाएगा, माइनस के 12। ठीक है, के का मान आएगा माइनस के 12। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं, कमेंट करना है। पाई एक संख्या है, 4 ऑप्शन में दूंगा आपको। पाई क्या है, एक परिमेय संख्या है। पाई है एक परिमेय संख्या। नंबर 2 लिखेंगे अपरिमेय संख्या। नंबर 3 में बोल रहा हूँ 22/7। और नंबर 4 में बोल रहा हूँ 3.14। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। कई बच्चों के मन में आ जाता है, जैसे पाई लिखा होता है ना, वो सोचता है कि 22/7 है और इसको परिमेय टिक कर देता है। और कई बच्चे 3.4 परिमेय बोलते हैं। पाई का ये जो 22/7 मान है, 3.4 है, ये लगभग मान होता है, एग्जैक्ट मान नहीं होता है। अगर सिर्फ पाई लिखा हुआ आ रहा है तो पाई कैसी होती है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसे आप हमेशा ध्यान रखिए। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। एग्जाम में आता है 1 नंबर में। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार कागज। अच्छा, मैं कागज दिखा देता हूँ भाई, आजा। ये हमारे पास एक आयताकार कागज है, दिख रहा है आपको। 40 सेंटीमीटर लंबाई है और 22 सेंटीमीटर चौड़ाई है। को मोड़कर एक खोखले बेलन के आकार में बनाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 40 हो। तो ये 40 वाला पार्ट है, ऊंचाई 40 बोला है तो बेलन बनाने के लिए बोला है ना। ऐसे मोड़कर ये बेलन बन गया, दिख रहे हो, ये वृत्ताकार भाग है और ये 40 सेंटीमीटर है, जिसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है। तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी, ये जो बेलन बना है इसकी त्रिज्या क्या होगी, ये बताना है। तो देखो मेरे भाई, ये जो चौड़ाई थी, चौड़ाई कितनी थी हमारे पास, 22। इसी को हमने मोड़ दिया है ऐसे, ठीक है। तो क्या बना है, नीचे से वृत्त बना है। यानी कि वृत्त की जो परिधि है, वृत्त की जो परिधि है वो कितनी है, 22 सेंटीमीटर है। और उसकी मदद से आपको क्या बताना है, त्रिज्या बतानी है। ये जो वृत्त की परिधि है वो कितनी है, 22 सेंटीमीटर है। तो अगर वृत्त की त्रिज्या तुम r मानोगे तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। काटो, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, ऊपर ऊपर कट जाता है। पाई का मान होता है 22/7, 11। ठीक है, तो 11 1 कम 11, 11 दूनी 22। ये बट्टे के इधर गुणे में आ जाएगा, 7 1 कम 7, और ये गुणे के इधर के बट्टे में आ जाएगा 7/2। 7/2 का मतलब होता है 3.5, 3.5 सेंटीमीटर। कितना होगा, 3.5 सेंटीमीटर। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप माध्य होता है, माध्यिका भी होता है, बहुलक भी होता है, जो आपके सिलेबस में है। आपके सिलेबस में मानक विचलन नहीं है तो ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा मेरे भाई, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 cos 3 थीटा का मान 1 है तो थीटा का मान क्या होगा। हमारे पास क्या है, 2 cos 3 थीटा बराबर 1। ये 2 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। अच्छा, जब भी बराबर होता है त्रिकोणमितीय मान दोनों तरफ समान करने होते हैं, है कि नहीं। ये कॉस में तो इसका मान भी कॉस में सोचो, कॉस 60 का मान होता है 1/2। कॉस से कॉस हटा, 3 थीटा बराबर 60, 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 3 दूनी 6 0। थीटा का मान क्या आ जाएगा, 20 डिग्री। थीटा का मान कितना होगा मेरे भाई, 20 डिग्री। ठीक, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वो है जो सिर्फ खुद के पहाड़े में रहे। 0 भाज्य संख्या, 0 हर किसी से कट जाता है। 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है।
4 2 से कटेगा, मतलब 8 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 1 से भी कटेगा। तो इस संख्या, कोई संख्या किसी अगर कट जाती है तो वो भाज्य होती है। ये क्या है मेरे भाई, ये भाज्य है। 2 सिर्फ 2 से ही कटेगा और 1 से कटेगा। अगर कोई संख्या सिर्फ खुद से और 1 से ही कटती है तो उस संख्या को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे यदि समीकरण का एक मूल 2 है तो इस ए का मान क्या होगा। ऐसा प्रश्न जस्ट अभी हमने किया था। प्लीज कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। मूल क्या करता है, समीकरण को संतुष्ट करता है। तो जहां जहां आप एक्स देख रहे हैं वहां क्या रख दो, 2, क्योंकि मूल 2 दे रखा है 2। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 6 और ये 2a, 8 और 6 14 प्लस के 14 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 14। 2 गुणे में इधर आके बट्टे में हो जाएगा, 2 सत्ते 14। तो ए का मान क्या आ गया, माइनस के 7। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक क्रमशः इतने और इतने, इसका माध्य क्या होगा। माध्य, माध्यिका और बहुलक का ये जो क्वेश्चन है संबंध वाला, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। तो देखो मेरे भाई, आपको पता है कि जो बहुलक होता है वो माध्यिका का 3 गुना होता है, जिसमें से 2 माध्य हमें घटा देने होते हैं। तो प्रश्न में हमें बोल रखा है, पहले माध्य बोला है फिर बहुलक बोला है। ठीक है, माध्य दे रखा है फिर बहुलक दे रखा है। बहुलक कितना दे रखा है, 12। माध्यक हमें निकालना है, माध्यिका को माध्यक भी कहते हैं। और माध्य हमें दे रखा है 24। तो 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, माइनस का 48 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के 48। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 3 दूनी 0। तो आंसर आ गया 20। तो माध्यक कितना होगा, 20। ये जो रिजल्ट है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट भी एग्जाम आता है। अगर आपको रिजल्ट याद नहीं होगा तो ये प्रश्न आप बना ही नहीं पाओगे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये संबंध हर साल बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, फिक्स है। अगला क्वेश्चन है, एक शून्यतर परिमेय संख्या, कोई भी एक शून्य को छोड़कर कोई भी एक परिमेय संख्या ले लो, 2 ले लिया, एक अपरिमेय संख्या ले लो √3। अभाज्य संख्या के ऊपर √ लग जाता है तो वो अपरिमेय हो जाता है। तो एक परिमेय को अगर अपरिमेय से गुणा करो, देखो अब किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या चाहे जोड़ो, घटाओ, गुणा करो या भाग करो, वो अपरिमेय ही रहती है। वो क्या रहती है, अपरिमेय। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मेरे भाई, अपरिमेय संख्या बिल्कुल सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे ये जो देख रहे हैं आप इसका बहुलक वर्ग क्या, बहुलक निकालने नहीं पूछा है, बहुलक वर्ग पूछा है। तो 3 पे खत्म हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, वर्ग अंतराल सही है, बारंबारता कॉलम देख रहे हैं आप। तो यहां से आप देखिए कि सबसे बड़ी बारंबारता आपको कहाँ नजर आ रही है, सबसे बड़ी बारंबारता। ठीक है, इसको हम F1 कहते हैं, और इसके ऊपर वाले वर्ग अंतराल को ही हम क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग। ठीक है, तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, 3 से 5, सबसे ज्यादा यहीं पर है। 3 से 5 में 8 एंट्रीज हैं, तो ये हमारे क्या हो जाएगी, बहुलक वर्ग हो जाएगी। सिंपल। नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है, जस्ट अभी हमने किया था माध्य माध्यिका बहुलक वाला प्रश्न। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है और कमेंट करके आंसर बताना है। इसको मैंने रिपीट कर दिया क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं युगपत समीकरण ये वाला और ये वाला का कोई हल नहीं है, तो लैम्डा का मान क्या होगा।
कोई हल नहीं कब होता है? समांतर रेखा में, ठीक है। और समांतर रेखा की कंडीशन क्या होती है? A1 बट्टा A2 बराबर होता है B1 बट्टा B2, बराबर नहीं होता है C1 बट्टा C2 के। कंडीशन याद होनी चाहिए। A1 क्या है? पहले वाले का गुणज, x का गुणज 1 है। A2 क्या होता है? दूसरे वाले x का गुणज। स्टार्टिंग के दो बराबर है ना, इनको ले ले रहे। फिर देखो B1 क्या है? 2, एंड B2 क्या है मेरा? y का गुणज लैम्डा। तिरछे गुणा करोगे, लैम्डा 1 कम लैम्डा और 2 दूनी 4, तो लैम्डा का मान कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो एक बार दोबारा देखिएगा। कह रहे हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी? इस बिंदु को A मान लो, इस बिंदु को B। ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2 है। ठीक, बिंदु के बीच की दूरी सूत्र आपको याद होगा, अंडर रूट क्या होता है? x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है, तो x1 कितना है मेरे पास? x1 है मेरे पास 2, x2 मेरे पास है 4, y1 मेरे पास है 3 एंड y2 मेरे पास है 1। 2 में से 4 घटाएंगे माइनस का 2 आ जाएगा, 3 में से घटाएंगे 2 आ जाएगा। वर्ग करोगे, माइनस का वर्ग करने में प्लस हो जाता है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 8। 8 का वर्गमूल 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 1 कम 2, 2 का जोड़ा बना और इसका जोड़ा नहीं बना, वो अंडर रूट के अंदर। 2 अंडर रूट 2 मात्रक कितना आ जाएगा? 2 अंडर रूट 2 मात्रक। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ये बिंदु है P मान लेते हैं, ये 2 है और ये 3 है। आपको बतानी है भुज और आपको बतानी है कोटि। x अक्ष से दूरी बतानी है कितनी होगी, और y अक्ष से दूरी बतानी कितनी होगी। देखो भुज क्या होता है? x निर्देशांक वाला भुज हो जाएगा 2 और कोटि क्या हो जाएगी? y वाला 3। एग्जाम में आता है 1 नंबर में। x अक्ष से दूरी, x अक्ष से बोलेगा तो y वाला उत्तर कितना हो जाएगा? 3। y अक्ष से बोलेगा तो x वाला हो जाएगा दूरी 2। एग्जाम में आता है 1 नंबर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। ऐसा क्वेश्चन जस्ट थोड़ी देर पहले ही हमने किया था। कह रहे हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 1030 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल है। ठीक है, आपको मतलब क्या निकालना है? HCF निकालना है। बड़ी से बड़ी बोला है, 245 से 5 घटाओगे 240 आ जाएगा। 1037 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 1032 आ जाएगा। इन दोनों का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तियां, 2 1 कम 2 पंजे 10, 3 बचे 15, 5 कम 5। इसका करते हैं 2 पंजे 10, 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 9 18। ठीक है, फिर आ जाएगा 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 तिया 9 और 43 से कम 43, तो 240 को मैं लिख सकता हूँ। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, 3 है 1 बार, 5 है 1 बार, और 1032 में 2 है 3 बार, 3 है 1 बार और 43 है 1 बार। तो जो संख्या दोनों में वो लेनी है, 2 भी है और 3 भी है। HCF निकालना है जो दोनों में उसके न्यूनतम घात। 2 की न्यूनतम घात 3 है और 3 की न्यूनतम घात 1 है। 2 दूनी 4 दूनी 8, तिया कितना आ जाएगा? 24। तो जो HCF होगा वो कितना होगा मेरे भाई? 24 होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, विभक्तिकर हर साल एग्जाम में आता है। तो विभक्तिकर निकालने के लिए इस समीकरण में देखो,
द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर के गुणज को हम ए कहते हैं, एक्स के गुणज को हम बी कहते हैं, माइनस का 2 है, और सी क्या होता है, अचर पद। हमें विभक्तिकर निकालना है डी, जिसका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। बी कितना है, माइनस के 2, 4, ए का मान कितना है 3, और सी का मान कितना है 1/3। 3 से 3 कटा, माइनस कवर करना प्लस, 2 दूनी 4, 4 एक कम 4, घटाओगे तो क्या आ जाएगा 0। अगर प्रकृति पूछता तो क्या बोलते, अगर डी का मान 0 आता तो क्या होता है, मूल वास्तविक होते हैं और बराबर होते हैं। अगर डी का मान प्लस में आता तो क्या होता है, मूल वास्तविक होते हैं और दोनों मूल अलग अलग होते हैं। अगर डी का मान माइनस में आता है तो क्या होता है, कोई वास्तविक मूल नहीं होता। अगला क्वेश्चन है 3, 4, 6 और x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान क्या होगा। समांतर माध्य जितनी संख्या होती है उनको जोड़ो, 3, 4, 6 और x, 3, 4, 6 और x, कितनी संख्या है 4, जितनी संख्या होती है उससे भाग दे दो। समांतर माध्य हमें पहले से ही दे रखा है 5, रखो हम 5, 4 और 6 10 और 3 13, इसके बट्टे में 1 ले लो, तिरछे गुणा करेंगे, 13 प्लस एक्स से कम 13 प्लस एक्स, और 5 चौक को 20, प्लस के 13 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 13, तो एक्स का मान क्या आ जाएगा 7। वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये रिपीट हो गया क्वेश्चन दोबारा, तो होमवर्क पर ले लेता हूँ। ये सेम टू सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, संबंध वाला प्रश्न है, ठीक है। माध्य आपको निकालना है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे बिंदु ए तथा बी को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु इतना है, तो ए का मान क्या होगा। देखो ये है, ए हमें दे रखा है -4,2 और बी हमें दे रखा है 5,6, और इसके बीचों बीच वाला जो बिंदु दे रखा है पी, वो है a/8,4। ठीक है, मध्य बिंदु है x1, y1, x2, y2, ये x है और ये y, ये मध्य बिंदु है, हमें a निकालना है। तो x के लिए सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बट्टे में 2 होता है, और y निर्देशांक के लिए क्या होता है, y1 प्लस y2 बट्टे में 2। तो x निर्देशांक हमें दे रखा है a/8, x1 कितना है -4, x2 कितना है 5, बट्टे में है 2, 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 5 में 4 घटाएंगे 1 आ जाएगा, ये बट्टे के इधर के क्या हो जाएगा गुणे में, तो 4 एक कम 4, ए का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक, आराम से हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, इसको हल करके बताना है। तो देखो 2 है, 10/45 का मान 1 होता है, वर्ग है तो वर्ग लगा दो। cos 30 का मान होता है √3 बट्टे 2, वर्ग है तो वर्ग लगा दो। sin 60 का मान होता है √3 बट्टे 2, वर्ग है तो वर्ग लगा दो। ये नेगेटिव का ये पॉजिटिव का कटा 2, 1 का वर्ग 1, 2 एक कम 2, आंसर आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा 2। कह रहे इसका मूल क्या होगा, मूल यानी कि प्रकृति पूछ रहे हैं। प्रकृति निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, विभक्तिकर। विभक्तिकर निकालेंगे पहले, इसका सूत्र होता है b² माइनस के 4ac। तो यहाँ देखिए ए के स्थान पर क्या है 4 x² के गुणज, बी के स्थान पर है -12 और सी के स्थान पर है 9, रखो यहाँ पर। ए के स्थान पर 4, सी के स्थान पर है 9, ठीक है। तो 12 का वर्ग करते हैं 144, माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, 4 चौको 16, 16 नम्मा 144, क्या आ जाएगा 0। और 0 होने पे क्या होता है, वास्तविक और मूल क्या होता है, समान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ,
ये m का मान है, ये n का मान है, तो m प्लस n का स्क्वायर का मान क्या होगा? देखो ठीक है, तो m की जगह पर कितना रखोगे? 5, तो 5 प्लस 7 12, और m हमें दे रखा है 5, हमें निकालना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। m है 5 का वर्ग, n है 12 का वर्ग, 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, जोड़ेंगे आ जाएगा 169। 169 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 13। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक समान त्रिज्या आर के दो अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है। एक अर्धगोला यह है, इसकी भी त्रिज्या आर है, और एक अर्धगोला यह है, दोनों को जब जोड़ेंगे तो एक गोला बन जाएगा। तो इस नए ठोस का वक्र पृष्ठीय बल क्या होगा? गोले का वक्र पृष्ठीय बल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर ए पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आराम से बन गया। देखो y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी यानी कि आंसर क्या होगा? x, x वाला कितना आ जाएगा? 5 मात्रक। x अक्ष से बोलता तो मैं y वाला देखता, क्योंकि ये x निर्देशांक होता है, ये y निर्देशांक। y अक्ष से बोलेगा तो आंसर x वाला होगा। कह रहे दो संख्याओं का योगफल, मान लेते एक संख्या x दूसरी संख्या y का योगफल 8 है, अंतर घटाना 2 है, तो वो संख्या क्या होगी? जोड़ दिया, x और x 2x, 8 और 2 10, 2 पंजे 10। पहली संख्या 5 है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 3। x प्लस वाई बराबर 8 है, x का मान 5 यहाँ रख के देखो, प्लस का 5 उधर रख के क्या हो जाएगा? माइनस का 5, कितना आ जाएगा? 3। x का मान 5 और y का मान कितना होगा? 3, 5,3। ठीक, कह रहे साइन ए बराबर कॉस ए के, तो ए का मान क्या होगा? किस एंगल के लिए साइन और कॉस के मान समान होते हैं? वो है 45। साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2, और कॉस 45 का मान भी कितना होता है? 1/√2। तो वो ए कितना होगा? कोण कितना होगा? 45। टेन 45 कॉट 45 का मान समान होता है, कॉसेक 45 और सेक 45 का मान भी समान होता है। कह रहे हैं एक त्रिभुज एबीसी में, एक समद्विबाहु त्रिभुज में ए बी बराबर ए सी है, तो कौन सा कोण किसके बराबर होगा? तो देखो ए बी किसके बराबर है? ए सी, ए से ए काटो, कोण बी बराबर किसके होगा? कोण सी के। कोण बी बराबर होगा कोण सी के। ठीक, कह रहे 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य इतना है, तो उनका योगफल क्या होगा? समांतर माध्य दे रखा है और संख्या दे रखा है। जब भी आपको योगफल निकालना होगा आपको क्या करना है? बस गुणा कर देना है। 45.6 में माध्य में संख्या की गुणा माध्य से कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? योग मिल जाएगा। गुणा करो, 12 छंग 72, हासिल लगा 7, 12 पंजे 60 और 7 67, हासिल लगा 6, 12 चौको 48, 48 और 6, 48 और 6 ना 54, 0.1 स्थान के बाद 547.2, 547.2 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आराम से बन गया। कौन सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है? सह अभाज्य संख्याओं का युग्म क्या होता है? अगर दो संख्या दे रखा है ना, कोई दो संख्या है, अगर उनका HCF 1 आता है तो उनको हम सह अभाज्य संख्या का युग्म मतलब जोड़ा कहते हैं। तो देखो ये 5 कम 5, 5 तिया 15, तो HCF 5 आ जाएगा, ये नहीं हो सकता। देखो 7 कम 7, 7 तिया 21, HCF 7 आ गया, ये भी नहीं हो सकता। 31 कम 31, 31 तिया 93, तो ये 31 आ गया, HCF ये भी नहीं। 3 जब गलत हो गए तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही।
करके देख लेते हैं। 18 का गुणनखंड करो, 2 नम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, और 25 को लिखो, 5 बचे 25, 5 एकम 5। तो 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 एक बार है, 3 2 बार, और 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 2 बार है। एचसीएफ निकालना है। कोई भी संख्या दोनों में है? नहीं है। जब कुछ भी दोनों में नहीं होता है उस स्थिति में एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। और कब 1 होता है? अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। अगर हमारे पास बहुत सारी संख्या है, 2 है या कई भी है, अगर अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? 1। ये ध्यान रखिएगा। तो आंसर आ जाएगा पहला वाला। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है? 1 है। तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं ए और बी के मान बताना है। साइन ए प्लस बी √3/2 है, क्योंकि बराबर इधर साइन है, इसका मान भी साइन में सोचो। साइन ए प्लस बी, साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन से साइन कटा, तो ए प्लस बी बराबर आ गया 60, पहला समीकरण। उसके बाद हमें दे रखा है कॉस ए माइनस बी √3/2, ठीक है। √3/2 कॉस 30 का मान होता है, कॉस से कॉस कटा, इधर 30 है। दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो a प्लस बी बराबर है 60 और a माइनस बी बराबर है 30, जोड़ दो तो यहां आ जाएगा 2a बराबर 90। 2 गुणे में इधर के पट्टी में आ जाएगा, 2 चौको 8, 1 बजा, 2 पंजे 10, तो a का मान आ गया 45, ठीक है। अब a का मान यहाँ रख दो, a प्लस बी है 60, a का मान है 45, प्लस का 45 इधर के क्या हो जाएगा? माइनस के 45, तो बी का मान कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। a का मान 45 होगा और b का मान 15, 45 और 15। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बड़े नंबर में भी आता है, 2 नंबर में या फिर 4 नंबर में। इस समीकरण का विभक्त कर क्या होगा? शानदार क्वेश्चन है। देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं, देख ले लो, x से कम x, इसके गुणा इसके साथ, x के साथ 2, 1 कम 1, ठीक है। इधर 1, इसके बट्टे कुछ नहीं, 1 तिरछे गुणा करो, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही रहता है, x से कम x, प्लस का x इधर के माइनस का हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण मिला। a क्या है? x स्क्वायर के गुणज को हम a कहते हैं। b क्या है? x का गुणज, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है ना, -1, और c हमारा क्या है? -1। हमें निकालना है विभक्ति कर, d सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस के 4ac, b है -1, 4, a हमारा 1 है और c हमारा -1, 1 का वर्ग 1, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 1 कम 4, तो आंसर कितना आ गया? 5। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों समीकरणों का हल क्या होगा ये आपको बताना है, तो हम आंसर ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। देखो पहले ऑप्शन पे आ जाओ, बाएं पक्ष पे रखने पे अगर दाएं पक्ष आ जाता है तो हल है, नहीं तो नहीं हल है। एक्स की जगह पे हम 6 रख रहे हैं और वाई की जगह पे 2 रख रहे हैं। 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 12 और 6 18। बाएं पक्ष हल करने पे दाएं पक्ष मिल रहा है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा किस एंगल के लिए होता है? थीटा का मान क्या होता है? 45 के लिए, ठीक है ना। साइन 45 और कॉस 45 का मान समान रहता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। देखो दो संख्याओं का योगफल 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या के 2 गुनी है, तो संख्या क्या होगी? x का मान उठाकर यहाँ रख दो,
इसकी जगह रखा हमने 2y, यहाँ पर पहले से ही y है, तो ये हो जाएगा 3y, 3 अट्ठे 24, y का मान आ गया 8, 8 रख दो, 8 दूनी 16, तो संख्या होगी 16 और 8, वो संख्या क्या होगी 16 और 8। इन दोनों संख्याओं के बीच की दूरी क्या होगी, x1 y1 है, x2 y2 है, तो सूत्र क्या होता है x1 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, x2 का स्क्वायर, y1 y2 है माइनस, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2y का स्क्वायर, खोलोगे 2 का वर्ग 4, x का वर्ग x स्क्वायर, 4 y स्क्वायर, 4 क्या है उभयनिष्ठ, 4 बाहर आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2, अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ये जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 156 का भाज्य गुणनखंड कितना होगा, काटो, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 नम 18, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 एकम 13, तो 156 को मैं लिख सकता हूँ 2 है 2 बार, 3 है 1 बार, 13 है 1 बार। ऑप्शन नंबर ये जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे दो गोलों को आयतनों का अनुपात, एक गोला ये है दूसरा गोला ये है, इसकी त्रिज्या r1 है इसकी त्रिज्या r2 है, गोलों के आयतन का अनुपात, इसका आयतन क्या होगा 4/3 पाई r1 क्यूब, दूसरे वाले का क्या होगा 4/3 पाई r2 क्यूब। अनुपात का मतलब बट्टे होता है, क्या दे रखा 27/64, 4/3 पाई 4/3 पाई कटा, इसकी घात 3 इसकी घात 3, टोटल की घात 3, 3 तिया 9 तिया 27, 4 चौको 16 चौको 64 होता है, तो 3 को 3 बार गुणा करोगे 27 आएगा, 4 को 3 बार गुणा करोगे तो 64 आएगा। दोनों की घात 3 है, घात से घात की तुलना करेंगे हटेगा, तो r1/r2 कितना आ जाएगा 3/4। हमें क्या बोला है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालो, पहले वाले का क्या हो जाएगा 4 पाई r1 स्क्वायर, अनुपात का मतलब बट्टे में, और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा 4 पाई r2 स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कटा, r1/r2 इसका स्क्वायर इसका टोटल का स्क्वायर, r1/r2 का मान है 3/4, वर्ग कर दोगे 3 तिया 9, 4 चौको 16, सो आंसर आ जाएगा 9:16। ऑप्शन नंबर पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे हैं दो संख्याओं का लौसा इतना है तो दो संख्याओं का मौसा क्या होगा। आप जानते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या किसके बराबर होती है, लौसा गुणे मौसा के बराबर होती है। तो पहली संख्या 132, दूसरी संख्या है 288, उनका जो लौसा दे रखा है 3168, हमें क्या करना है मौसा निकालना है। ठीक, ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, अब इसको आपको क्या करना है हल करना है, तो हल करें। एक 132 से भाग देके देखते हैं 3168 में, 3 अंक है 3 अंक लेंगे, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार देखो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, घटाएंगे यहाँ से बचेगा 2, 5, 11 से घटाएंगे 5 बचेगा, 52 बचा 8 आ गया। तो कितनी बार जाएगा 4 बार देखे, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 1 5, पूरा पूरा चला गया। तो इसको इससे भाग दो 24 बार जाएगा, काटो 24 एकम 24, कितना बचा 4, 24 दूनी 48, तो मौसा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, मौसा आ जाएगा 12।
यानी किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का मान, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक लिखा होगा यहाँ पर, विषम। तो देखो पूर्णांक क्या बोला गया है, q। q को एक सम संख्या से गुणा करोगे तो समरूप हो जाएगा। जैसे इसमें कोई सम संख्या जोड़ोगे तो जाके ये विषम होगा। ये प्रॉपर रूप नहीं है। आप कहोगे ये पूर्णांक है, एक घटा रहे हैं एक जोड़ रहे हैं, ये प्रॉपर रूप नहीं है। किसी पूर्णांक में किसी सम संख्या से गुणा होगी, उसके बाद जाके जब विषम संख्या जुड़ेगी तब जाके वो विषम रूप होता है। यह है विषम रूप। अगर सम रूप बोलता तो ऑप्शन नंबर सी सही होता, विषम रूप बोला है तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो इस तरीके से हमने 50 मिनट में 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे बुक के कर लिए हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हो तो फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दो अपने 5 दोस्तों के साथ, और 2 दिन के अंदर नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा जैसे इस वीडियो पे 1000 लाइक कंप्लीट हो जाते हैं। जय हिंद।